नमस्कार। मैं उस दौर का गवाह हूँ। कवि गोष्ठियों की बहुत समृद्ध परंपरा थी और अब आज जिस गोष्ठी में मैं हूँ, आज भी उसी समृद्ध परंपरा के लोग इस सभा में हैं। आदरणीय सदाशिव श्रोत्री जी, गोविंद माथुर जी, संपत कबीर जी और मंजुला बिष्ट जी, ये चारों नाम ऐसे हैं जो पूरे देश में जाने जाते हैं, अपनी कलम से भी, अपने कलाम से भी। इस गोष्ठी को अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि हम गज़ल से शुरू करें और गीत तक आए। संपत कबीर हमारे बीच में एक ऐसा नाम है जो न केवल मुशायरों में जाने जाते हैं, बल्कि वो हिंदी गज़ल के एक नुमाइंदगी शायर भी हैं। वो अपनी रचनात्मकता को कागज़ पर भी और मंच पर भी, दोनों जगह अपने पूरे तेवर के साथ अभिव्यक्त करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। मैं एक ऐसे कबीर से आपका ताल्लुक़ करवा रहा हूँ जो संपत भी हैं और कबीर भी हैं। संपत कबीर अपनी कविता सुनाएंगे। बहुत शुक्रिया। सीधे सीधे एक गज़ल से तारुफ करवाता हूँ आपका, उसके बाद कुछ और जैसा माहौल बनता है। सुने कि लबों से, लफ्ज़ से, लहजे से तक खुशबू निकल आए। वाह। लबों से, लफ्ज़ से, लहजे से तक खुशबू निकल आए, तेरे पहलू में आने के कई पहलू निकल आए। बहुत अच्छा। वाह। गले लगते हुए देखा था हमको एक जंगल ने, गले लगते हुए देखा था हमको एक जंगल ने, फिर उसके बाद में पेड़ों के भी बाजू निकल आए। हमारी जिंदगी एक ब्याह है बेटी का जिसमें हम, हमारी जिंदगी एक ब्याह है बेटी का जिसमें हम सभी खुश थे, अचानक बाद में आंसू निकल आए। क्या बड़ा बड़े वाह 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 वाह। हमारी जिंदगी एक ब्याह है बेटी का जिसमें हम सभी खुश थे, अचानक बाद में आंसू निकल आए, तेरे जानिब सफर की रात इतनी खूबसूरत थी। सुने कि तेरे जानिब सफर की रात इतनी खूबसूरत थी, दिए थकने लगे तो खुद ब खुद जुगनू निकल आए। क्या बात। एक वक्ती शेर सुने कि सियासत मजहबी जलसे की दावत दे के गायब थी। वाह। सियासत मजहबी जलसे की दावत दे के गायब थी, बहुत से लोग आए और फिर चाकू निकल आए। क्या बात है, बहुत गहरा। लबों से, लफ्ज़ से, लहजे से तक खुशबू निकल आए, तेरे पहलू में आने के कई पहलू निकल आए। शेर सुने कि रहने दो गलत फहमियां कुछ ठीक मत करो, रहने दो गलत फहमियां कुछ ठीक मत करो, हम झूठ से जिंदा हैं ये तस्दीक मत करो, और हम सब भरे हुए हैं छलकने ही वाले हैं। हम सब भरे हुए हैं छलकने ही वाले हैं, हमको किसी बहाने के नजदीक मत करो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। शेर सुने कि जीत मेरी एक फरियादी से हार गई, जीत मेरी एक फरियादी से हार गई, कौम मेरी पूरी खादी से हार गई, और मछली तो बरसों जिंदा रह सकती थी, मछली तो बरसों जिंदा रह सकती थी, पर दरिया की बर्बादी से हार गई। वाह वाह वाह। जीत मेरी एक फरियादी से हार गई। बहुत अच्छा। सुने कि नई नस्ल में बदतमीजियां उगाई, नई नस्ल में बदतमीजियां उगाई, यार अदब इस आजादी से हार गई। बतौर खास शेर सुने कि राजा की जिद हद से ज्यादा बूढ़ी थी, राजा की जिद हद से ज्यादा बूढ़ी थी, सो जिद आखिर में शहजादी से हार गई। और लड़ लेती तो बंटवारा हो सकता था। मंजुला में बतौर खास आप सुने शेर कि लड़ लेती तो बंटवारा हो सकता था, जानबूझकर माँ दादी से हार गई। क्या बात। जीत मेरी एक फरियादी से हार गई। एक गजल है, नहीं कही है, जैसा आपने कहा कि हिंदी गजलों के बारे में, एक प्रभु श्री राम के ऊपर एक गजल कही, आप सुने गौर फरमाएं कि अवधपुरी लंका किष्किंधा पावन काशी राम हुए, कि अवधपुरी लंका किष्किंधा पावन काशी राम हुए, भले अमावस थी मानस में पूर्णमासी राम हुए। कि भले अमावस थी मानस में पूर्णमासी राम हुए, और राज तिलक होना था लेकिन रघुनंदन ने मोह तजा,
राज तिलक होना था लेकिन रघुनंदन ने मोह तजा, पूज्य पिता का वचन निभाने को वनवासी राम हुए। अवधपुरी लंका किष्किंधा पावन काशी राम हुए, भले अमावस थी मानस में पूर्णमासी राम हुए। और लड़े जटायु द्वंद्व युद्ध रावण से अंतिम श्वास तलक, लड़े जटायु द्वंद्व युद्ध रावण से अंतिम श्वास तलक, प्राण तजे गोदी में प्रभु की और आकाशी राम हुए। जब केवट ने कहा कि रघुवर हमें अयोध्या ले जाओ, आप एक सफर देखिएगा कि जब केवट ने कहा कि रघुवर हमें अयोध्या ले जाओ, बिठा लिया उनको पुष्पक पर और अनुरागी राम हुए। कौशलेंद्र राघव ने झूठे बेरों को खाकर वन में, कौशलेंद्र राघव ने झूठे बेरों को खाकर वन में, जब शबरी को मां बोला कितने मृदुभाषी राम हुए। वाह वाह वाह। जब शबरी को मां बोला कितने मृदुभाषी राम हुए। इस गजल का आखिरी शेर आप तक कि इस सृष्टि की बूंद बूंद में राम समाहित है मेरे, इस सृष्टि की बूंद बूंद में राम समाहित है मेरे, एक सरयू में गमन किया और सब जलराशि राम हुए। बड़ी उम्दा एक सरयू में गजल किया। वाह 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 वाह। गजल कहीं भी पढ़ी जाए, कैसी भी पढ़ी जाए, वो गजल होनी चाहिए, उसकी कसौटियां अलग है गजल की। और आपने तो हिंदी गजल में दुष्यंत की याद दिला दी। और अब आगे बढ़ते हैं। 70 के दशक के बाद जो कविता आई उसमें फिक्शन कम है, वो जीवनानुभवों की कविता है। वो दौर था जब छायावाद से मोह भंग हो रहा था, और उसके बाद जो लगातार कविता आगे बढ़ी उसमें बहुत सारे स्त्री नाम ऐसे आए, बहुत सारे बड़े चेहरे ऐसे आए जिन्होंने स्त्री विमर्श की कविताओं से और एक बड़ा दखल किया साहित्य में। मैं पिछले 2000 के बाद की कविता में जिन स्त्री विमर्श की कविताओं को देखता हूं, उसमें पिछले दिनों मेरे संपर्क में आया एक बड़ा नाम मंजुला बिष्ट भी है। मैं एक किताब की समीक्षा पढ़ रहा था, ये मंजुला जी जानती हैं उसको, विशाखा मुलमुले की एक किताब आई थी पानी का पुल, तो उस पर मुझे कुछ कहना था एक जगह। तो मैंने कहा था भाई पानी पर पुल तो हो सकता है, पानी का पुल तो केवल संवेदनाओं का हो सकता है। उसी पीढ़ी से जो एक नाम निकल कर आता है वो हमारे नगर का बड़ा नाम है मंजुला बिष्ट। वो कहानियां भी लिखती हैं, कविता भी लिखती हैं। और देखिए मैं ये कहता रहता हूं कि यदि आपके पास रचनात्मकता है, यदि आपके पास क्रिएटिविटी है, तो वो मल्टी फंक्शनल क्यों नहीं है, वो कई जगह नजर क्यों नहीं आ रही है, आप खाली कविताएं क्यों लिख रहे हैं। मैं ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि मंजुला बिष्ट न केवल एक कवित्री हैं, वो गद्य भी लिखती हैं और वो बहुत अच्छी चित्रकार भी हैं। इसलिए मैं उनकी समग्रता को सलाम करता हूं और मैं बड़े आदर के साथ बहन मंजुला बिष्ट को आमंत्रित करता हूं कि वो अब कविता सुनाए। सादर आभार सर। पहली कविता है बोथरा सुख। बोथरा सुख, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, आज के समय में जो युद्ध चलते रहते हैं, शीत युद्ध भी हैं और अभी हालिया रसिया और यूक्रेन का युद्ध तो सबके सामने है। लिखा तो बहुत पहले था लेकिन इसका कभी भी ऐसा नहीं, इस कविता को मुझे ऐसा लगा कि मैं भूली हूँ, कुछ ना कुछ माहौल बनता रहता है। तो कविता है बोथरा सुख। क्यों नहीं बोथरे हो जाते हैं ये हथियार बारूद वो तीखे खंजर, जैसे हो गई है भोथरी धूल भरे भकार में पड़ी हुई मेरी आमा की पसंदीदा हंसिया। वाह। पूछने पर मुस्काती आमा ने बताया था कि अभी कोई चेली बुआरी जंगल नहीं जाती, एलपीजी घर घर जो पहुंच गई है। क्या अभी तक हम नहीं पहुंचा सके हैं रसद और वे सभी जरूरी चीजें जो एक आदमी के जिंदा बने रहने के लिए नितांत जरूरी है। जो ये हथियार अपने पैनेपन के लिए बस्तियों पर गिद्ध दृष्टि गड़ाए बैठे हैं। क्यों नहीं कोई आमा के पास बैठकर अपने हथियार चलाने के कौशल को भूलकर सुस्ताता है कुछ देर और समझ लेता है एक हंसिया के भोथरे हो जाने के पीछे का निस्सीम सुख। क्या हथियार थामे हाथ नहीं जानते हैं सच कि हत्थे पर से नहीं मिटती है रक्त बीज छाप
हथियारों से टपकती नफरतें चूस लेती हैं सारा रक्त राष्ट्र की रक्त वाहिनियों से। हथियार अगर संतुष्ट होकर लुढ़क भी जाएं, एक खाए अगाए जोंक की मानिंद, तो रक्त वाहिनियों में निर्वात भर जाता है। ये इनके इन प्रकारेण अपने हथियारों के बाजार बढ़ाते देशों के लिए आखिर ये समझना इतना कठिन क्यों है कि दुनिया के सारे हथियारों की अंतिम जगह मेरी आमा का धूल भरा बकार है। यहाँ मैं बताना चाहूँगी, कुमाऊनी में आमा को दादी बोलते हैं और चेलीवारी बेटी और बहुओं के लिए ये प्रयोग होता है। दूसरी कविता है यथोचित बहन। साथिन ने बताए थे कुछ एक किस्से कि स्कूल कॉलेज के दिनों में कैसे वो भाई की प्रेमिकाओं तक छिटपुट पुर्चियां पहुंचाती रहती थी। वह अब भी पहचानती है लगभग उन सभी प्रेमिकाओं के नाम पते और राज कुछ उनके मध्य के। यह सब बताते हुए पहले तो लंबी शरारती मुस्कान थिरकी, फिर लगा जैसे गजिन उदासी कांधों पर उतर आई है। पूछा तो पल्लू झाड़ कर उठ खड़ी हुई। अब इतनी भी भुलक्कड़ में भी नहीं कि याद न रख सकूं उसकी वो दीनहीन कपकपी जो नैतिक शास्त्र की किताब के बीच मिले एक खुशबूदार गुलाबी खत से छूटी थी। अब इतनी भी भुलक्कड़ में भी नहीं कि याद न रख सकूं उसकी वो दीनहीन कपकपी जो नैतिक शास्त्र की किताब के बीच मिले एक खुशबूदार गुलाबी खत से छूटी थी, जिसे सिर्फ एक बार ही देखा, आधा अधूरा पढ़ भी लिया था शायद। फिर तिरोहित किया ऐसा उसकी एक साथिन ने फुसफुसाया था। ऐसे अवसरों पर उसे भाई याद आ जाता था। तू अगर गलत नहीं तो मैं पूरी दुनिया से लड़ लूंगा। उस गर्वोक्ति को मन ही मन दोहराते हुए उसने हर बार प्रेम को बहुत गलत समझा और दुनिया को प्रेम युद्ध की मुफीद जगह, लेकिन भाइयों की प्रेमिकाओं के पते बदस्तूर याद रहे। वाह, शुक्रिया। ये कैसा अजीब रिश्ता है कि आप एक कविता पढ़ते हैं लगातार तो जैसे कोई कहानी चल रही हो, और कई बार कहानी पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई कविता पढ़ी जा रही हो। जो रचनात्मकता का जो भेद है, ये भाषा का शिल्प, उसका सौंदर्य उसको मिटा देता है, उसको खत्म कर देता है। कई कविताएं कहानी नुमा होती है, कई कहानियां कविता नुमा होती है। मंजुला बिष्ट की कविता भी इसी तरह से आती है, जो जीवन के अनुभवों से आती है। धन्यवाद। और अब ये गोष्ठी अपने शीर्ष पर बढ़ रही है। मित्रों, ये हमारे लिए सुखद का विषय है, मतलब खुशी की बात है कि इन दिनों सौभाग्य से गोविंद माथुर जो जयपुर रहते हैं वो उदयपुर में हैं, और हमने उनके यहाँ उदयपुर रहने का ये लाभ लेने की कोशिश की कि वो आज इस गोष्ठी में आ जाएं। गोविंद माथुर एक ऐसा नाम है जो पत्रकारिता और साहित्य के साथ साथ एक एक्टिविस्ट के रूप में भी जाने जाते हैं। वो साहित्य की पत्रकारिता का भी एक बड़ा नाम है, अक्सर पत्रिका के संपादक हैं। अभी उन्हें शमशेर सम्मान भी मिला है और अनेक पुरस्कारों और सम्मानों से नवाजे जाता रहे। 10 से अधिक उनकी किताबें हैं, और कहानी में दखल है, कविता में दखल है, व्यंग में दखल है, और पत्रकारिता में तो दखल है ही। अक्सर पत्रिका जैसी बहुत मशहूर पत्रिका के संपादन से जुड़े हुए हैं और पूरे भारत में छपते हैं, पूरे।
समकालीन साहित्य में छपते हैं, बात देवी में छपते हैं, सब जगह छपते हैं, अक्षर में छपते हैं, पहल में छपते हैं। ऐसे नाम का मैं सबसे पहले तो उदयपुर में स्वागत करता हूँ, आकाशवाणी में भी साबित करता हूँ कि इस गोष्ठी में वो आए, और उदयपुर की तौर से भी स्वागत करता हूँ, और उनसे निवेदन करता हूँ कि वो अपनी कुछ कविताएं इस गोष्ठी में सुनाएं। जिस तरह की कविता गोविंद माथुर अभी इन दिनों लिख रहे हैं वो कई जगह कोट की जा रही है। सहज सरल चित्त की अभिव्यक्ति, अपने जीवन संघर्ष को किस तरह से भाषा, सरल सरल भाषा में बात की जाती है उस तरह से। तो मैं गोविंद जी से निवेदन करता हूं कि वो कविता सुनाए। धन्यवाद किशन जी, आपने इतनी तारीफ कर दी है कि अब मैं सोच रहा हूँ कहाँ से शुरू करूँ। दरअसल उदयपुर भी आए हुए अब तो मुझे कुछ महीने हो गए हैं, और ये आकाशवाणी पे भी मेरा शायद दूसरा अवसर है। मैं अपनी बिना किसी भूमिका के एक कविता से शुरू करता हूँ जी। उसका शीर्षक है काम से लौटती स्त्रियां। काम से लौटती काम से लौटती स्त्रियां, जिस तरह हवाओं में लौटती है खुशबू, जिस तरह हवाओं में लौटती है खुशबू, घोंसलों में लौटती हैं चिड़ियां, गोधूली को घरों में लौटती है काम पर गई स्त्रियां। वाह। जिस तरह हवाओं में लौटती है खुशबू, घोंसलों में लौटती हैं चिड़ियां, गोधूली में घरों में लौटती है काम पर गई स्त्रियां। सारा दिन निगाहों की चुभन महसूस थी, फूहड़ और अश्लील चुटकुलों से उबी, शाम को घरों में लौटती है काम पर गई हुई स्त्री। वाह, क्या बात, क्या बात, वाह। काम पर गई स्त्रियों के साथ घरों में लौटता है घरेलूपन। बहुत सुंदर। काम पर गई स्त्रियों के साथ घरों में लौटता है घरेलूपन, चूल्हों में लौटती है आग, दियों में लौटती है रोशनी, बच्चों में लौटती है हंसी, पुरुषों में लौटता है पुरुष। क्या बात, वाह। काम पर गई स्त्रियों के साथ घरों में लौटता है घरेलूपन, चूल्हों में लौटती है आग, दियों में लौटती है रोशनी, बच्चों में लौटती है हंसी, पुरुषों में लौटता है पुरुष। उदास बच्चों के लिए चॉकलेट, शाम को घरों में लौटती है काम पर गई स्त्री। बहुत सुंदर। उदास बच्चों के लिए चॉकलेट, शाम को घरों में लौटती है काम पर गई स्त्रियां। और इसका अंतिम है, आकाश अपनी जगह दिखाई देता है, आकाश अपनी जगह दिखाई देता है, पृथ्वी घूमती है धुरी पर, पेड़ों पर लौटती है चहचहाट। आकाश अपनी जगह दिखाई देता है, पृथ्वी घूमती है धुरी पर, पेड़ों पर लौटती है चहचहाट, शाम को घरों में लौटती हैं जब काम पर गई स्त्री। बहुत सुंदर। इसी क्रम की एक दूसरी कविता है। बहुत सुंदर। सामने दृश्य आ गए। एक दूसरी कविता चलता है, दृश्यगत कविता है। इसी क्रम में एक दूसरी कविता है, पत्नी के साथ जीवन। 10 बार कहने पर एक बार गए होंगे पत्नी के साथ बाजार। 10 बार कहने पर एक बार गए होंगे पत्नी के साथ बाजार, 100 बार कहने पर एक बार गए होंगे सिनेमा। 100 बार कहने पर एक बार गए होंगे सिनेमा, कभी चले भी गए तो 10 कदम आगे ही रहे पत्नी से। ये हमारी पीढ़ी की बात है। मैं वही सोची कहीं डिस्टर्ब नहीं हो जाए, मुझे वही दृश्य याद आ रहे थे। ये कह रहा हूँ, गाँव के दृश्य याद आ रहे थे मुझे। कभी चले भी गए तो 10 कदम आगे ही रहे पत्नी से, मुड़ मुड़ कर देखते रहे, कंधे से कंधे मिलाकर कभी नहीं चले, कंधे से कंधे मिलाकर कभी नहीं चले। खरीदारी करते समय उदासीन खड़े रहे, खरीदारी करते समय उदासीन खड़े रहे, कभी कोई सहमति नहीं दी, कोई रुचि नहीं दिखलाई, साड़ियों का रंग हो या कोई और वस्तु, पैसे दे दिए जेब से निकाल कर, जल्दी रही दुकान से निकलने की। पैसे दे दिए जेब से निकाल कर, जल्दी रही दुकान से निकलने की।
लौटते में नहीं बैठे किसी रेस्तरां में, लौटते में नहीं बैठे किसी रेस्तरां में, किसी गली के नुक्कड़ पर खड़े ठेले से खिला दी आलू की टिकिया या पिला दिया गन्ने का रस। किसी गली के नुक्कड़ पर खड़े ठेले से खिला दी आलू की टिकिया या पिला दिया गन्ने का रस, आंख चुरा ली यदि मिल गया कोई परिचित या रिश्तेदार, आंख चुरा ली यदि मिल गया कोई परिचित या रिश्तेदार, अपनी ही पत्नी के साथ कहीं गए ऐसे, अपनी ही पत्नी के साथ कहीं गए ऐसे, जैसे कर रहे हों कोई अपराध, घूम रहे हों पराई स्त्री के साथ। वाह 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 वाह। जैसे जैसे कर रहे हो अपराध, घूम रहे हो किसी पराई स्त्री के साथ। रिश्ते की भाभियों और मित्रों की पत्नियों से करते रहे हंसी मजाक, रिश्ते की भाभियों और मित्रों की पत्नियों से करते रहे हंसी मजाक, अपनी पत्नी से कभी नहीं कहा सुंदर हो तुम, अपनी पत्नी से कभी नहीं कहा सुंदर हो तुम, नीला आसमानी रंग कितना अच्छा लगता है तुम्हारे उजले बदन पर, जैसे आकाश ने ढक लिया हो धरती को। वाह 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 वाह। अपनी पत्नी से कभी नहीं कहा सुंदर हो तुम, नीला आसमानी रंग कितना अच्छा लगता है तुम्हारे उजले बदन पर, जैसे आकाश ने ढक लिया हो धरती को। कभी सराहा नहीं खाते समय, कभी सराहा नहीं खाते समय, कितनी स्वादिष्ट है उड़द की दाल और दही की पकौड़ियाँ। और अंतिम है, प्रशंसा के शब्द नहीं कहे कभी, प्रशंसा के शब्द नहीं कहे कभी, जली कटी जरूर सुनाते रहे, कढ़ाई बुनाई को करते रहे नज़रअंदाज, नाम लेकर कभी पुकारा नहीं, चुपचाप सुनते रहे गुनगुनाना, चुपचाप बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। बहुत कठिन होता है जिंदगी को इस तरह से लिखना, व्यक्त कर देना, और उस जिंदगी को जो बहुत जटिल है इतना सरल बना के कह देना। शायद कविता का जो सबसे महत्वपूर्ण मुकाम है वो यही है कि वो इस तरह से अभिव्यक्त हो जाए कि जैसे आम आदमी की जिंदगी बोल रही है, चालने की उस तरह से। धन्यवाद गोविंद माथुर जी, आपने बहुत अच्छी कविता सुनाई और इस गोष्ठी को बहुत अच्छा एक मुकाम दे दिया। मित्रों, अब मैं इस गोष्ठी के उस मुकाम पर हूं जब सदाशिव श्रोत्रिय कविता पढ़ेंगे। सदाशिव श्रोत्रिय जी के संबंध में क्या कहा जाए, जितना कहा जाएगा उतना कम कहा जाएगा। वो एक ऐसे नाम है राजस्थान से जो न केवल देश में विदेश में भी जाने जाते हैं। अभी उनकी एक किताब आई है कविता का पार्श्व। कवि ये मानकर चलता है कि जो दिख रहा है वो सच नहीं है, सच इसके पीछे है। जो कविता का सत्य है वो कविता के पीछे है, और उसको समझने की जरूरत है, उसको पढ़ने की जरूरत है, और उस कविता को समझने और पढ़ने के लिए आपका जो बौद्धिक स्तर है वो भी उसी तरह का होना चाहिए, जिसको आप प्रतिनिधि, जिसको रिप्रेजेंटेटिव पोइट्री कहते हैं आप। तो गर्व के साथ जिस व्यक्ति को हमारे शहर से इस समय के बड़े कवियों के बीच में खड़ा किया जा सकता है, उनमें एक नाम सदाशिव श्रोत्री जी का है। न केवल वो पद्य लिखते हैं, वो गद्य भी बहुत अच्छे हैं, बड़े बड़े गद्यकार भी हैं, और उनकी कविता में भी वैसी ही गुनावट है जिस तरह से सरल सरल जिंदगी की जो जटिलताएं हैं, कठिनताएं हैं, उस कठिनता को, उस जटिलता को सरल सरल व्यक्त कर देना शायद मेरे जैसे व्यक्ति के लिए तो कभी संभव नहीं हुआ। ये बहुत मुश्किल काम है। मैं बहुत आदर के साथ, और वो तो मेरे आराध्य हैं, मैं बहुत सम्मान के साथ आदरणीय सदाशिव श्रोत्री जी को आमंत्रित करता हूँ। ये सौभाग्य, एक तो वो गोष्ठियों में आते ही नहीं, सामान्यतः कभी कभी आपको शहर के कई जलसों में वो दिखाई नहीं देंगे, वो आते नहीं है, वो बहुत अंतर्मुखी हैं, बहुत रिजर्व हैं, और सौभाग्य से वो आज यहाँ हैं, तो ये हमारे लिए
सुअवसर है, हम चाहेंगे कि उन्हें 1, 2 और 3 जितना सुन सके कविता सुनाएं। और आदरणीय सदाशिव श्रोत्री जी। आदरणीय किशन दादी साहब की आज्ञा का पालन मेरा कर्तव्य है, और आपने कल जब मुझे कहा तो मुझे आज हाजिर होना ही था यहाँ। वैसे जो कविताएं मैंने सुनी है अभी, उनको सुनकर के मैं खुद इस चक्कर में पड़ गया हूँ कि मैं जो कविताएं लिखता हूँ वो कहाँ से आती हैं और कैसे लिखता हूँ, शायद इस बारे में मुझे खुद को ही ठीक से मालूम नहीं है। मैं आपके सामने कुछ कविताएं अपनी रखता हूँ, और मैं उससे शायद ये भी पता चले कि मैं जो कविता आपको सुना रहा हूँ वो कहीं असर करती भी है या नहीं, या मैं मान लेता हूँ कि वो कविता हो गई है। देखिए, सबसे पहले तो मैं वो कविता सुनाता हूँ आपको जो मेरी पहली कविता है जी। वाह। मैंने इस कविता को लिख कर के प्रकाश जैन को भेजा था, और उन्होंने इसको लहर में तुरंत छाप दिया था। अच्छा, मैंने दरअसल वो इसलिए भी भेजा था कि प्रकाश जैन की लहर में छपने का मतलब ये था कि भाई आप जो हैं, मतलब अब आप कम से कम तमीज है आपके अंदर कविता लिखने की, तो ये एक प्रमाण पत्र एक सा हुआ करता था। अब वैसे प्रमाण पत्र रह नहीं गए हैं ना, वैसे नहीं रहे। तो अब सवाल ये है कि तो वो कविता मैं आपको सुनाता हूँ। देखिए, उसका शीर्षक रखा था मैंने मौन भंग। अच्छा। वो कविता इस तरह से है जी। जून की साए साए दोपहर, जून की साए साए दोपहर, सूनी इमारत, गोली चली चटाख, कांच फूटा, खिड़की खिलखिला हंसी, मौन टूटा। क्या बात। वाह। खिड़की खिलखिला हंसी। वाह 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 वाह। इमेजिस्ट ये एक तरह की बिंब प्रधान कविता है। वाह वाह वाह। जून की साए साए दोपहर, सूनी इमारत, गोली चली चटाख, कांच फूटा, खिड़की खिलखिला हंसी, मौन टूटा। कविता कहाँ से आती है ये मुझे खुद को पता नहीं है, लेकिन आपको एक दूसरे मिजाज की कविता सुनाता हूँ जिसका शीर्षक है पिता। ये कविता भी आप सुनें और इस पर आप अपनी राय बनाएं। कितना कठिन होता है पिता को पार कर पाना, कितना कठिन होता है पिता को पार कर पाना। तमाम उम्र ही निकल जाती है कभी कभी तो, और फिर भी चुपता रहता है पिता, चप्पल के तले में उभर आई किसी कील सा। तमाम उम्र ही निकल जाती है कभी कभी तो, और फिर भी चुपता रहता है पिता, चप्पल के तले में उभर आई किसी कील सा। क्यों पिता को उसकी सारी दीनताओं असहायताओं के बावजूद हम क्षमा नहीं कर पाते? क्यों पिता को उसकी सारी दीनताओं असहायताओं के बावजूद हम क्षमा नहीं कर पाते? ईश्वर की तरह क्यों छाया रहता है वह हर वक्त हमारे ऊपर, हमारी हर चोरी को जैसे देखता चुपचाप? वाह। ईश्वर की तरह क्यों छाया रहता है वह हर वक्त हमारे ऊपर, हमारी हर चोरी को जैसे देखता चुपचाप? कितना लाचार होता है पिता, हमारे प्रेम और हमारी मैत्री का कितना भूखा। कितना लाचार होता है पिता, हमारे प्रेम और हमारी मैत्री का
कितना भूखा, हमारे हर सलीब को अपने कंधे पर ढोता या उस पर टंगा पीड़ा से छटपटाता हुआ, हमारे मित्रों के उपहास को मन ही मन सहता हुआ, किसी तरह अपने को हमसे ऊंचा सिद्ध करता हुआ। वाह वाह, कितना लाचार होता है पिता, हमारे प्रेम और हमारी मैत्री का कितना भूखा, हमारे हर सलीब को अपने कंधे पर ढोता या उस पर टंगा पीड़ा से छटपटाता हुआ, हमारे मित्रों के उपहास को मन ही मन सहता हुआ, किसी तरह अपने को हमसे ऊंचा सिद्ध करता हुआ। क्या बात, बहुत अच्छा। हमारे हर किए का दंड भोगता है पिता, वाह वाह, हमारे हर किए का दंड भोगता है पिता, हमें शैतान से छुड़ाने के लिए चिंतित रहता है, अपने स्वर्ग को हमसे विहीन देख निराशा से कातर वह रात भर एक के बाद दूसरी सीढ़ी ढूंढता है। हमारे हर किए का दंड भोगता है पिता, हमें शैतान से छुड़ाने के लिए चिंतित रहता है, अपने स्वर्ग को हमसे विहीन देख निराशा से कातर वह रात भर एक के बाद दूसरी सीढ़ी ढूंढता है। अपने निकट होने का विश्वास दिलाने के लिए वह बार बार हमारा नाम लेकर पुकारता है, हर आसन्न संकट से करता हमें सावधान, हर ठोकर पर डांट कर पुचकारता है। अपने निकट होने का विश्वास दिलाने के लिए वह बार बार हमारा नाम लेकर पुकारता है, हर आसन्न संकट से करता हमें सावधान, हर ठोकर पर डांट कर पुचकारता है। कई बार मन उसे चाहने को होता है, किंतु उसे देखते ही जैसे हम बदल जाते हैं, उसे पार करने की कोशिश में हम उससे कहीं दूर, बहुत दूर निकल जाते हैं। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। अक्सर ये होता है वाह परिवार वाह में, वाह, पिता दूर ही रह जाते हैं, हाँ, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, बहुत अच्छा, होता है घर में। बहुत ही अच्छा। एक कविता छोटी सी मैं और सुना रहा हूँ आपको। ये कविता वैसे अक्सर लोगों को अच्छी लगती है और आसानी से शायद समझ में भी आती है। विश्वासघात इसका शीर्षक है। जी, केवल पूछने के लिए मैंने भाव पूछ लिया, केवल पूछने के लिए मैंने भाव पूछ लिया, पालक एकदम ताजा था, स्वस्थ हरा, गांठ बंधा, बिल्कुल हमवार। देखिए ये कविता का बिल्कुल एक अलग तेवर है। वाह, क्या बात। केवल पूछने के लिए मैंने भाव पूछ लिया, हाँ, पालक एकदम ताजा था, स्वस्थ हरा, गांठ बंधा, बिल्कुल हमवार। सिर्फ 1 रुपए पाव, उसने कहा हुलस कर, सिर्फ 1 रुपए पाव, उसने कहा हुलस कर। भाव पूछ आगे बढ़ते मुझको अफसोस हुआ, सब्जी वाली भोली थी, शायद मैं विश्वासघाती, उसने मुझे सचमुच का ग्राहक समझ लिया था। बहुत खूब। भाव पूछ आगे बढ़ते मुझको अफसोस हुआ, सब्जी वाली भोली थी, शायद मैं विश्वासघाती, उसने मुझे सचमुच का ग्राहक समझ लिया। होता है जिंदगी की ये- नजदीक है कविता। ये एक कविता का ह्यूमर, जिसमें कविता तो है ही, ब्लैक ह्यूमर बोलते हैं ना सर। कविता तो है ही, लेकिन कविता जिंदगी की, रोजमर्रा की जिंदगी की कविता है। 70 के दशक के बाद मैंने पहली भी कहा, जो कविता आई वो जीवनानुभवों की कविता है। वो छायावाद से मुक्ति का काल था। उस दौर में हमारे राजस्थान से गोविंद माथुर, सदाशिव चौधरी वगैरह बहुत सारे लोग जो बड़े नाम हैं वो उभर कर आए और उन्होंने अपने देश में अपनी अलग पहचान, विशिष्ट पहचान बनाई। अब इस गोष्ठी को
गीतमय बनाएं। अरे ऐसे जो हमारे बीच कवि हैं, हमारे वरिष्ठ कवि किशन दादी साहब, उनसे अब मैं ये करबद्ध निवेदन करूंगा कि वो एक गीत सुना करके इस पूरी गोष्ठी को गीतमय बना दें, गोष्ठी को सार्थक करें। हाँ। एक मेरे सवाल का उत्तर मिल गया। मैं बहुत दिनों से ये अपने आप में ही जूझ रहा हूँ भीतर कि ये कविता आती कहाँ से। मैं जब लिखना चाहता हूँ तो नहीं लिख पाता हूँ, और जब नहीं लिखना चाहता हूँ तो बाजार में चलते उठते बैठते रात में सोते जागते कभी भी कविता आ जाती है। तो ये आती कहाँ से? मेरे पास कविता का कौशल तो है, मुझे कविता लिखना आता है, उसका पैरामीटर क्या है ये मुझे पता है, तो मैं कविता लिख तो लेता हूँ, लेकिन उसमें कविता नहीं होती। वो कविता जो आती है ना, वही कविता होती है, और वो नायास आती है। तो ये सवाल मेरे लिए अभी तक बना हुआ है, और उसका बहुत सारा जो जिस उत्तर की मैं खोज में था वो सदाशिव जी ने उस जिंदगी की रोजमर्रा की कहानियों से आती है। एक संवाद, जो कविता जब संवाद का काम करने लगे तो वो महत्वपूर्ण कविता हो जाती है, वो जिंदगी के बहुत निकट की कविता होती है। बहुत बहुत धन्यवाद श्रोते जी। और अब मैं गज़ल नहीं लिखता हूँ क्योंकि मैं उसमें पारंगत नहीं हूँ, लेकिन वो जो एक लेखक का सब जगह हस्तक्षेप करने की वो बनी रहती है, तो मैं कविता गीत लिख सकता हूँ। गज़ल का उतना उस तरह का नहीं हूँ, लेकिन कुछ गज़लें लिखी हैं। एक गज़ल सुनाता हूँ, वो गज़ल है या नहीं मुझे नहीं पता। स्वागत। किशन दादी साहब किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। अरे सर, वो हमारे मार्गदर्शक हैं। सर, और सर बल्कि वो हमारे सारे यहाँ के साहित्यिक वातावरण को एक जीवंत देते हैं और हमें उसमें शामिल करते हैं। सर इसलिए उनका परिचय मैंने इसीलिए नहीं दिया कि उनको सभी जानते हैं। सर कृपा मेहरबानी सर। एक जुलाहा गा रहा है, एक जुलाहा गा रहा है चरखियों की चाल पर। एक जुलाहा गा रहा है चरखियों की चाल पर। चरखियों की चाल जैसी जिंदगी है आजकल। एक जुलाहा गा रहा है चरखियों की चाल पर। चरखियों की चाल जैसी जिंदगी है आजकल। एक दिन सूखी नदी ने मछलियों से ये कहा। एक दिन सूखी नदी ने मछलियों से ये कहा, ये मछेरे जा रहे हैं खुदकशी से आजकल। एक दिन सूखी नदी ने मछलियों से ये कहा, ये मछेरे जा रहे हैं खुदकशी से आजकल। चरखियों की चाल जैसी जिंदगी है आजकल। एक पतली धार चलती टूटती फिर चल रही। एक पतली धार चलती टूटती फिर चल रही। अब रुई के तार जैसी ये नदी है आजकल। क्या बात है। एक पतली धार जैसी, एक पतली धार चलती टूटती फिर चल रही। अब रुई के तार जैसी ये नदी है आजकल। चरखियों की चाल जैसी जिंदगी है आजकल। अब यहां पानी नहीं है, अब यहां पानी नहीं है, रह गई गहराइयां। अब यहां पानी नहीं है, रह गई गहराइयां।
इस उम्र का नाम जैसे तृष्णगी है आजकल, चरखियों की चाल जैसी जिंदगी है आजकल। बहुत उम्दा। एक गीत सुनाता हूं। तपी रेत पर बरसा बादल, कहने लगा हवा से चल, मैंने बुना गीत का बाना, उसने गाई एक गजल। तपी रेत पर बरसा बादल, कहने लगा हवा से चल, मैंने बुना गीत का बाना, उसने गाई एक गजल। तपी रेत पर बरसा बादल, कहने लगा हवा से चल। एक सुहागन की बिंदिया के 100 जन्मों के वास्ते, एक सुहागन की बिंदिया के 100 जन्मों के वास्ते, जैसे चांद झील में उतरे एक चलनी के रास्ते, जैसे चांद झील में उतरे एक चलनी के रास्ते। एक नदी सागर तक पहुंची, गहरे तक छू लिया अतल, मैंने बुना गीत का बाना, उसने गाई एक गजल। तपी रेत पर बरसा बादल, कहने लगा हवा से चल, मैंने बुना गीत का बाना, उसने गाई एक गजल। दूसरा चरण मुझे अच्छा लगता है। स्वागत सर। ये धागा रहीमन ने गाया, ये धागा सुख दुख की डोर, इस धागे से चंद्र किरण में सुई पिरोए एक चकोर। ये धागा रहीमन ने गाया, ये धागा सुख दुख की डोर, इस धागे से चंद्र किरण में सुई पिरोए एक चकोर। ये ढाई आखर की कथनी, ये 2 गज का तार सकल, मैंने बुना गीत का बाना, उसने गाई एक गजल। तपी रेत पर बरसा बादल, कहने लगा हवा से चल, मैंने बुना गीत का बाना, उसने गाई एक गजल। क्या बात, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। बहुत बहुत आभार सबके प्रति। भाई संपत कबीर, मंजुला बिष्ट, गोविंद माथुर और आदरणीय सदाशिव चौधरी जी के आने से इस गोष्ठी में मुझे कविता पढ़ने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, सबसे पहले तो उसके लिए आभारी हूँ, आकाशवाणी के प्रति भी और आप सबके प्रति भी कि आपने यहाँ पधारे। और आकाशवाणी लगातार ऐसे कार्यक्रमों के लिए जानी जाती रही है। हमने जब शुरू किया था तो इसी तरह से आकाशवाणी की गोष्ठियाँ होती थी और बहुत सारे नए लोगों को, खास जिनमें मैं भी शामिल हूँ, युवाणी एक कार्यक्रम हुआ करता था, उसके माध्यम से हम इंट्रोड्यूस हुए थे। और तो आकाशवाणी का इस मामले में बड़ा योगदान है कि लोगों को एक प्लेटफॉर्म देने का, एक बड़ा मंच देने का, और अपने नगर के लोगों को और उदयपुर आकाशवाणी केंद्र को मैं जानता हूँ, यहाँ जिन लोगों ने सेवाएं दी हैं वो बड़े सौभाग्य से हमको, हमारे नगर को ऐसे लोग मिले जो बड़े साहित्य और संस्कृति के लोग थे और उन्होंने और मैं इसलिए आकाशवाणी के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ हम सबकी ओर से कि आपने हमको याद किया।